कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक डेफिनेशन की थी जो बहुत ही सिंपल थी, जिसमें 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई थी, जैसे प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, राइट। तो डेफिनेटली 3 के अलावा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने रिकग्नाइज़ किए हैं, लेकिन हमारे लिए ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके इस चैप्टर में भी इन 3 को ही कवर करने की कोशिश की गई है। आज हमारा डिस्कशन रहेगा प्रोमिसरी नोट पर। प्रोमिसरी यानी एक प्रॉमिस वर्ड, प्रॉमिस यानी कि हम एक वादा कर रहे हैं, तो वो उस वर्ड से निकलकर ये प्रोमिसरी नोट क्रिएट हुआ है। और इसकी जो सेक्शंस हैं वो आपको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 है और चेक का सेक्शन 6 है। तो बहुत इजी है इनको लर्न करना। सबसे पहला सेक्शन है प्रोमिसरी नोट का, दैट इज़ सेक्शन 4, और इस सेक्शन के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई है पहले हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसी डेफिनेशन से फिर हम इसके फीचर्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पढ़ लेती हूँ क्या बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन राइटिंग है, मतलब क्लियरली ये बात हमें पहले से ही पता है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वर्ड है तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट से है, तो राइटिंग में होना ज़रूरी है। नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट। जब आप प्रोमिसरी नोट का एक एग्जांपल देखते हैं या एक स्पेसिफिक चेक कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ ले ही चलती हूँ, आप इसमें चेक कर सकते हो। ये एक प्रोमिसरी नोट का सैंपल है जिसमें आप जो वर्डिंग देखेंगे वो वर्डिंग आपको एक करेंसी नोट पर लिखी हुई वर्डिंग से मिलती जुलती नज़र आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है ऑन डिमांड दिस एंड दिस। आई यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, आई प्रॉमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर, ठीक है। तो ये वर्डिंग आपको एक करेंसी नोट की वर्डिंग से में मैच करती नज़र आएगी, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोमिसरी नोट में और करेंसी नोट में बहुत फ़र्क होता है। करेंसी नोट आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से छापे जाते हैं और उनकी वो आरबीआई एक्ट जो है उन पर लागू होता है। प्रोमिसरी नोट पर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होगा। तो क्लियरली ये बात बता रखी है कि करेंसी नोट या बैंक नोट जो भी है वो प्रोमिसरी नोट नहीं है, राइटिंग में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमने ये बताई दी। तीसरी बात जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अभी मैंने एक यहाँ पर स्टेटमेंट देखी जिसमें लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1500, यानी 1500 रुपये मुझे अशोक कुमार को देने का मैं वादा करती हूँ ऑन डिमांड, डिमांड पर, यानी कि जब वो कहेंगे तभी, या 3 months आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि या तो ऑन डिमांड वर्ड आएगा या फिर 3 months आफ्टर डेट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने एक टाइम पे एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। और विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अनटिल पेमेंट फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है इस लैंग्वेज का कि मैं अशोक कुमार से वादा करती हूँ कि मैं उनके 1500 रुपये विद इंटरेस्ट जो है उनको जब भी वो डिमांड करेंगे तभी दे दूँगी, या फिर अगर डिमांड वाला सीन नहीं है तो 3 months आफ्टर डेट। ये आपको डेट नज़र आ रही है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, तो 20 जनवरी से 3 months आप ऐड करोगे और उसके अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड देंगे, तो उस दौरान जो उसके बाद जो है वो पेबल हो जाएगा, यानी कि उसके बाद मुझे पेमेंट करने का मेरा लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से मैं लाइबल हो जाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ प्रॉमिस कर रही हूँ, लेकिन पेमेंट कब करूँगी? इस डेट से 3 महीने इसमें ऐड करोगे और प्लस में 3 दिन ग्रेस पीरियड के भी आप ऐड करोगे। लेकिन ये चीज़ें अभी थोड़ी धीरे धीरे मैं बताऊंगी। फ़िलहाल मैं डेफिनेशन में से, क्योंकि वो वर्ड उठा रही थी इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी। तो डेफिनेशन में एक वर्ड था अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल का मतलब ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने कहीं ये नहीं लिखा है कि मैं अशोक कुमार को पे क्यों करूँगी या तभी करूँगी कि अगर अशोक कुमार ऐसा ये कुछ काम करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट पे लेके जाती हूँ। जैसे
आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं बी को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 1500 रुपये दे दूँगी, बट मैंने कंडीशन लगा दी क्या, आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एनी सम विच मे बी ड्यू फ्रॉम बी टू मी, यानी कि बी ने मुझे जो पहले से पैसे देने हैं, जो मेरा उसने उधार ले रखा है, वो उधार इसमें से माइनस करके बाकी का बचा हुआ ही मैं उसको दूंगी। इसका मतलब तो मैंने एक कंडीशन लगा दी ना, यहाँ आप कंडीशन नहीं लगा सकते, ये रूल है। किस चीज़ का, प्रॉमिसरी नोट लिखने का। आपको अपनी स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है, ठीक है। तो कितनी बातें क्लियर हो गई। पहली बात, राइटिंग में होना चाहिए, तो राइटिंग में तो आप देख सकते हो है ही। दूसरी बात, ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और चौथी, साइंड बाय द मेकर। अब ये मेकर कौन है, ये मेकर वो पर्सन है जिसने किसको देना है पैसा, अशोक कुमार को। कौन है ये पर्सन, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये उसके सिग्नेचर हैं, इसके ऊपर मैंने मेकर वर्क लिखा, मेकर वर्ड लिखा है। मतलब जो पर्सन ये प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि जो इस इंस्ट्रूमेंट को लिख रहा है, वो ही मेकर है, वो डेटर है जिसने पैसा देना है, ठीक है। आप देख सकते हो इन्होंने राम किशोर यहाँ लिखा है, एक्चुअली स्टैम्प लगेगी यहाँ पे तो, और राम किशोर के साइन यहाँ होने चाहिए। तो जो मेकर है, राइट, तो मेकर मतलब जो डेटर है जिसने प्रॉमिस किया है अशोक कुमार को पैसा देने के लिए, वो अपने साइन करेगा। तो साइन कंपलसरी है, बिना साइन के तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना इस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई इस डेफिनेशन से। साइंड बाय द मेकर हो गया। टू पे, क्या, किस चीज़ का प्रॉमिस किया, पे करने का प्रॉमिस किया। क्या पे करना है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। अब देखो दो जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है और एक नीचे वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। जैसे आपने चेक देखा होगा, चेक में हम दो जगह अमाउंट लिखते हैं, एक जगह एक बॉक्स बना होता है और उस बॉक्स में हम जो है डिजिट्स लिखते हैं, और एक साइड पे थोड़ा सा उसके लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर रुपीज़ इन वर्ड्स लिखा होता है, तो आप वर्ड्स में लिखते हो और वो दोनों मैच होने चाहिए, राइट। तो वही बात यहाँ पे भी है। 1000 रुपीज़ 1500 विद इंटरेस्ट, ठीक है। अभी आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे विद इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो उससे भी बात बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन देखी वो देखी ना कि टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब एक निश्चित है। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि मैं 1500 रुपये दे दूँगी या मैं 2000 दे दूँगी, ये वाला सीन नहीं करना है आपको, ठीक है। या जैसे अब ये अशोक कुमार था, अशोक कुमार के केस में भी आप लिखोगे आई प्रॉमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर। अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा अशोक कुमार और सीताराम और कमल कुमार, ऐसे नहीं है। पर्सन फिक्स होना चाहिए, किसको देना है वो क्लियरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। अशोक कुमार को देना है, ठीक है। अगर अशोक कुमार कहता है कि भाई सीताराम को दे दो, तो मैं लिखूँगी अशोक कुमार का नाम नहीं लिखूंगी, फिर मैं सीताराम लिखूंगी। और अगर उसने कहा है कि उसने अभी मेरे को बताया नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगी श्री अशोक कुमार और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है, हो सकता है अशोक कुमार मुझे जब ये पेमेंट का टाइम आए तब वो मुझे ये बताए कि मुझे पेमेंट किसको करनी है, तो मैं उनके ऑर्डर पे या जिसका नाम वो मुझे बताएंगे उसको मैं पेमेंट करूँगी। तो इसीलिए मैंने साथ में और ऑर्डर वर्ड लिखा है, ठीक है। वापिस आ जाओ डेफिनेशन पे। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, क्लियर हो गया। टू किसको, और टू द ऑर्डर। और टू का मतलब वही जो हमारा क्रेडिटर है जिसको पैसा देना है, या तो उसको या उनके ऑर्डर पे किसी और सर्टेन पर्सन को, निश्चित पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको इस तरीके से क्लियर होंगी। तो पहले आपको ये क्लियर करना है कि डेफिनेशन में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो। डेफिनेशन आपकी बहुत सिंपल है, बट उसमें 3, 4, 5 जो भी फीचर्स हैं वो हमने क्लियर कर दिए हैं। इसी डेफिनेशन के बेस पर आप एक बार पूरी तरह से इस सैम्पल को अच्छे से चेक कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस में जगह का नाम जहाँ पर ये प्रोमाइजरी नोट बनाया गया, बहादुरगढ़, और डेट तो कंपलसरी है, पर प्लेस नहीं भी रखेंगे तो चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पे एक आपने स्टैंप लगाई है, ठीक है। और स्टैम्प जो होती है वो रेट के हिसाब से होती है, जैसे मान लीजिए जो भी अमाउंट होगा उसके हिसाब से स्टैम्प लगाई जाएगी। और वर्डिंग आपने लिखनी है, आप कौन हैं, आप जिसने पैसा देना है, मतलब आप डेटर हैं। तो डेटर को मेकर भी कहा जाता है। डेटर को क्या कहा जाता है, मेकर। क्यों, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट लिखा है, इसलिए उसको मेकर कहा जाएगा,
ठीक है। तो इसने जैसे लिखा ऑन डिमांड और 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो ये वाली 2 लाइन है ना, ये जो 2 अक्षर हैं, दो वर्ड्स हैं, ऑन डिमांड या 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ये मैंने यहाँ साइड पे भी लिख सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने स्टेटमेंट की स्टार्टिंग सीधा यहाँ से भी कर सकते हो, आई प्रॉमिस टू पे श्री अशोक कुमार और ऑर्डर द सम ऑफ 1500 रुपीज़ विद इंटरेस्ट। अच्छा, अगर विद इंटरेस्ट आप नहीं देना चाहते तो फिर ये विद इंटरेस्ट वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, ठीक है, पर एनम। अब ये एक वर्डिंग है अनटिल पेमेंट फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है कि आप क्योंकि डेटर हो, डेटर का मतलब आपने कभी उससे कुछ लिया है तभी तो आप उसको पैसे वापस कर रहे हो ना। इसका मतलब कि इसके बदले में कंसिडरेशन आप पहले ले चुके हो। ये आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो 1500 रुपये की, आपने ज़रूर कोई ना कोई उसके बदले में ले रखा है, कोई कंसिडरेशन आपको मिला हुआ है। तो ये एक तरीके से उसके लिए, इसमें सिंपल वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इतना भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है सीन, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसके कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं जो हो सकता है उसकी डेफिनेशन में शायद ना लिखे गए हों, जैसे अ प्रोमाइजरी नोट इज़ अनकंडीशनल। तो ये तो आ गया था, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है इट इज़ ऑलवेज इन राइटिंग, ये भी बता दिया था, राइटिंग में ज़रूर होना चाहिए। अभी मैंने आपको पैसे देने हैं 2000 रुपये मैंने उधार ले रखा है और मैं वर्बली आपको कह दूँगी कि जी मैं आपको इस दिन में 2000 रुपये दे दूँगी, ठीक है, वो मैंने कह तो दिया, आपने सुन भी लिया, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? कल को अगर मैं अपनी बात से बदल जाऊँ तो आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? नहीं, ठीक है ना। राइटिंग में होगा तो आप उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। और राइटिंग में भी कोई ऐसे वैसे नहीं, राइटिंग में भी बाकायदा स्टैम्प लगी हुई है, ठीक है। तो एक तरीके से थोड़ा सा ये नॉर्मल आपकी वर्डिंग से ऑथेंटिक ज़्यादा बन गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, इट इज़ मेड एंड साइंड बाय द डेटर, हो गया ना। अब डेटर कौन है? जो मेकर है। फोर्थ, अ प्रोमाइजरी नोट इज़ मेड एज पेबल टू ए स्पेसिफाइड सम, स्पेसिफिक सम जैसे अशोक कुमार का नाम लिख दिया, और टू द ऑर्डर ये भी लिख दिया, ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन, जो स्पेसिफिक पर्सन अशोक कुमार था, तो अशोक कुमार या उसके कहने पर, यानी कि उसके कहने पर जिस भी पर्सन का नाम वो बताएगा उसको मैं पैसा दे दूंगी। तो उसी स्पेसिफिक पर्सन के कहने पर हुआ ना। और टू द बियरर, बियरर को भी दे सकती हूँ। मान लीजिए कल ये इंस्ट्रूमेंट कोई भी मेरे पास लेकर आ जाता है, मैंने इंस्ट्रूमेंट लिख दिया और मैंने अशोक कुमार को दे दिया। अब अशोक कुमार जो है उसको किसी और को आगे ट्रांसफ़र कर दे और वो पर्सन मेरे पास आ जाए, मैं तो उस पर्सन को नहीं जानती, बट क्योंकि बियरर है तो अशोक, अगर मैंने स्टेटमेंट में ये लिखा होगा कि आई विल पे 1500 रुपीज़ टू द बियरर, तो बियरर का मतलब तो फिर कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट को मेरे पास लेके आएगा तो मुझे 1500 रुपये देने पड़ेंगे ना, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया, या तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे होगा या फिर ऑन डिमांड। जब भी आप ये प्रोमाइजरी नोट हमें दिखाओगे हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट कह रहा है प्रोमाइजरी नोट शुड बी पेबल इन द करेंसी ऑफ द कंट्री, तो जिस कंट्री में ये लिखा जाता है उस कंट्री की करेंसी में इसको पे करना होता है। सिक्स पॉइंट इज़ अ प्रोमाइजरी नोट ड्रॉन फॉर ए स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड ड्यूरेशन शुड बी एडिक्वेटली स्टैम्प्ड, तो स्टैम्प वहाँ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करनी है तो, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करनी है तो स्टैम्प लगाना कंपलसरी है, ओके। उसके बाद आ जाता है अ बैंक नोट और करेंसी नोट इज़ नॉट अ प्रोमिजरी नोट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एट्थ, अ प्रोमिजरी नोट शुड बी ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक सम, प्रोमिजरी नोट में ये प्रॉमिस दिखना चाहिए कि आप इतने पैसे इस पर्सन को देने का वादा कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि हाँ मुझे आपको 1500 रुपये देने हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक एक्नॉलेज किया है कि हाँ मुझे देने हैं, मैंने उधार ले रखी है। मैंने ये कहाँ कहा कि मैं आपको 1500 रुपये देने का प्रॉमिस करती हूँ। ये प्रॉमिस करना है आपको, प्रॉमिस से ही तो प्रोमिजरी नोट बनाना, ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि मैंने आपसे इतने पैसे ले रखे हैं, हाँ मैं मानती हूँ मैंने इतने पैसे ले रखे हैं, हाँ मुझे याद है मैंने आपको इतने पैसे ले रखे हैं, तो ये कोई प्रोमिजरी नोट की स्टेटमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, नाइन्थ जो पॉइंट है वो है कंसिडरेशन फॉर
एंड द डेट। डेट को मैंने सर्कल इसलिए किया क्योंकि डेट भाई ज़रूरी है। ये कह रहा है कि डेट ज़रूरी नहीं है, पर डेट होना कंपलसरी है। बिना डेट के आप पेमेंट कैसे करोगे? मान लीजिए यहाँ पे डेट है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन डिमांड, अगर तो वो डेट है तो डेट यहाँ पर अगर टाइम बिल्कुल मेंशन ही नहीं है, मान लीजिए ना तो ऑन डिमांड मेंशन है ना 3 मंथ्स मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर ये जो डेट मेंशन की होगी ना, इसी डेट पर 20 जनवरी 2006 को पेमेंट ड्यू हो जाएगी। ठीक है, तो डेट बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर ये हो गए ऑन डिमांड, मान लो मैं डेट मेंशन नहीं करती और मैं ऑन डिमांड मेंशन कर देती हूँ, तो ठीक है कि जिस दिन भी आप बिल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट मुझे दिखाओगे उसी दिन मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। ये तो हो सकता है तब डेट कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज़ डेट कंपलसरी है। और 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अब देखो, अगर ये मैंने ये लिख दिया 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो अब जिस डेट पर आपने यहाँ पे डेट लिखी, यहाँ से 3 मंथ्स काउंट होंगे ना। ठीक है, राइट। और अगर यहाँ लिख दे 3 मंथ्स आफ्टर साइट, साइट का मतलब होता है जिस दिन आप मेरे को दिखाओगे, राइट, प्रोमिसरी नोट, उस दिन से 3 मंथ के बाद जो है मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे चले 9 पॉइंट। हाँ, तो इसी की हम बात कर रहे थे ना, कंसीडरेशन, मतलब जहाँ कहीं पे मैंने ये नहीं लिखा कि मैंने आपसे इतने पैसे ले रखे थे इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, नहीं, मैंने सिर्फ अमाउंट लिखा और मैंने कहा कि हाँ मैं आपको इतने पैसे देने का वादा करती हूँ। मैंने आपसे क्या ले रखा है वो मैं कहीं मेंशन नहीं करी। हाँ, फॉर वैल्यू रिसीव्ड कर दिया, इट्स ओके, सफिशिएंट है। ठीक है, डेट के बारे में बता दिया। प्लेस ऑफ मेकिंग, हाँ प्लेस की ज़रूरत नहीं है, प्लेस नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मतलब ज़रूरत नहीं है कुछ खास। तो ये था प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल, और इसके बारे में थोड़ी सी स्टेटमेंट के बारे में और बता रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोमिसरी नोट में 2 लोग होते हैं मेन। एक वो पर्सन जो प्रोमिसरी नोट लिखता है, यानी मेकर, जो डेटर है, जिसने पैसा देना है और जो प्रॉमिस कर रहा है, और दूसरा पर्सन है पेई। पेई वो पर्सन है जिसने पैसा लेना है और जिसको हम वादा कर रहे हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। तो इज़ द क्रेडिटर इन हुज फेवर, जिसकी फेवर में प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है वो क्रेडिटर माना जाता है। ठीक है, और उसको पेई का है। पेई का मतलब जिसको पेमेंट मिलनी है। एक्चुअली पेई का मतलब जो अल्टीमेट पर्सन है। ये ज़रूरी नहीं है कि अशोक कुमार ही हो। अब अशोक कुमार ने ये कह दिया है कि जी फलाने बंदे को दे दो, तो मैं तो उस पर्सन को दूंगी ना जब उसने कह दिया। तो पेई कौन हो गया? अशोक कुमार नहीं हुआ, वो पर्सन हुआ जिसको अल्टीमेटली वो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट किस तरीके से लिखनी चाहिए। ए ने साइन किया है एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें उसने ये कंडीशन डाली है। क्या? पहली तो बात है कंडीशन तो डालनी नहीं है, कंडीशन तो रखनी ही नहीं है। लेकिन उसने क्या स्टेटमेंट किया आप देख सकते हो। आई प्रॉमिस टू पे बी, मैं बी को प्रॉमिस करती हूँ पे करने का, और ऑर्डर ₹1500, मैं बी को या बी के कहने पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को 1500 रुपये देने का वादा करती हूँ। बस ये तो प्रोमिसरी नोट की हो गई स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी स्टेटमेंट, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ इस बात को कि मैंने बी को पैसा देना है टू द एक्सटेंट ऑफ 1500, इतने रुपए मैंने देने हैं। पेबल ऑन डिमांड, जब भी वो डिमांड करेंगे, जब भी वो इंस्ट्रूमेंट मेरे आगे प्रस्तुत करेंगे, देन मैं उनको पैसा देने के लिए लायबल हूँ। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, जो कंसिडरेशन मैं पहले ले चुकी हूँ। ठीक है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल क्वालिफाई। ओके, अब आप ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, प्रोमिसरी नोट की है? चेक कर लेते हैं। कहीं कोई कंडीशन तो नहीं लगाई? नहीं लगाई। कहीं कोई अमाउंट मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, अमाउंट तो है। पर्सन का नाम तो मिस नहीं कर दिया? नहीं, पर्सन का नाम भी है। सब कुछ तो है, इसका मतलब प्रोमिसरी नोट ओके है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट देते हो तो ये प्रोमिसरी नोट की स्टेटमेंट नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट बन नहीं सकता। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। आई एम इंडेटेड टू बी फॉर रुपीज़ इतने सो, मैं मानती हूँ कि मैंने 20 से 1500 रुपये ले रखे हैं। बस इतनी बात कही मैंने प्रॉमिस तो किया नहीं कि मैं दूंगी या नहीं दूंगी। जब तक प्रॉमिस नहीं करोगे तो प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट बेकार होगी। दूसरा देखो, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज़ इतने अलॉन्ग विद एनी अदर सम विच मे बी पेबल टू हिम। अब बताओ, मैंने लिखा मैं 1500 रुपये बी को दूंगी, साथ में वो पैसे भी दूंगी जो बी मुझे बताएगा कि कहीं कुछ और देना बाकी तो नहीं है। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों ला रहे हो?
हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होने चाहिए। 1500 प्लस में 10% इंटरेस्ट वो तो ठीक है, लेकिन 1500 प्लस में जो भी कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मैं दे दूँगी, यहाँ गड़बड़ है, सर्टेनिटी नहीं है भाई वहाँ पे, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता चुकी हूँ, फोर्थ पे आ जाओ। अब आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज़ इतने 10 days आफ्टर आई गेट मैरिड टू सी। लो एक और कंडीशन लगी कि मैं सी से जिस दिन शादी कर लूँगी उसके 10 दिन के बाद मैं 1500 रुपये दे दूँगी, कंडीशन नहीं लगानी कुछ भी। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएं, आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज़ इतने ऑन द डेथ ऑफ सी। लो एक और कंडीशन गलत, यहीं से गलती निकल जाती है, सामने आ जाती है। आई प्रॉमिस टू पे बी इतने अलॉन्ग विद ए। लो अलॉन्ग विद क्यों कर रहे हो, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हो समझ में आता है, लेकिन अलॉन्ग विद ए ब्लैक हॉर्स ऑन द नेक्स्ट 1 जनवरी, ये क्या बात हुई, तो ये तो कोई प्रोमिसरी नोट नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि किसी भी तरह की ऐसी जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो हमारी स्टेटमेंट जो है प्रोमिसरी नोट नहीं बन सकती। आपको प्रोमिसरी नोट बनाने के लिए ज़रूरी है स्टेटमेंट पर ध्यान देना, अमाउंट पर ध्यान देना, निश्चितता पर ध्यान देना, पर्सन मेकर और पेइस निश्चित पर्सन होने चाहिए, और वर्ड नहीं चलेगा, ए और बी और सी ऐसे नहीं चलेगा, या ए को दो या ए टू पे ए और ऑर्डर, ये कर सकते हो आप। हाँ ए एंड बी ज़रूर कर सकते हो, जॉइंट भी तो ओनर हो सकते हैं ना, वो कोई इशू नहीं है, बट और वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। ये भी नहीं लिखना ए ओनली, ये भी नहीं लिखना, वहाँ पे भी उसकी नेगोशिएबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपने समझ लिया होगा आई होप कि प्रोमाइजरी नोट किसे कहते हैं, और इसके सारे कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।